हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग वीडियो में जो देखेंगे टॉपिक वो है मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, उसका फोर्थ एंड लास्ट पार्ट जो कि है इंटीग्रेशन। ठीक, तो देखो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। जैसे डिफरेंशिएशन का मतलब मैंने बताया था डिफरेंशिएट यानी अलग अलग कर देना, उसी तरह इंटीग्रेशन का मतलब होता है मिला देना। ठीक, जोड़ देना, सारे टुकड़ों को एक इकट्ठा कर देना, वो होता है इंटीग्रेशन। ठीक, तो क्लियर है आपको कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। भाई इंटीग्रेशन होता है जोड़ देना और डिफरेंशिएशन होता है मिला देना, तो उल्ट रिवर्स प्रोसेस है ना एक दूसरे का। तो ये तो हुआ। फिर डिफरेंशिएशन का मैंने बताया था कि वो रेट ऑफ चेंज को डिनोट करता है और उसका ज्योमेट्रिकल जो इंटरप्रिटेशन होता है कि ग्राफ पे हम कैसे समझेंगे कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, तो वो भी मैंने आपको बताया था कि वो स्लोप के बराबर होता है किसी ग्राफ के। ठीक अब इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग देखते हैं। तो जैसे सपोज करो यहाँ पर ये कोई ग्राफ है, ठीक, और तुमने मुझसे पूछा कि इस ग्राफ का एरिया क्या है, तो मैं क्या करूं, मैं ये निकालूं। ठीक, ये पॉइंट को नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। ठीक, मैं तुम्हें क्या करूं, मैं ये वाली लेंथ लूं एरिया इक्वल टू सी डी और ये वाली हाइट लूं, और ये वाली लेंथ और ये वाली हाइट, और इसको मल्टीप्लाई करके बता दूं कि ये एरिया है ग्राफ का। ठीक, पूरे ग्राफ का ये एरिया है। तो जाहिर सी बात है मैं गलत बता रहा हूँ। ठीक, मैं क्यों गलत बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें एरर है। क्या एरर है, ये ग्राफ यहाँ तक है, ठीक, और मैंने एरिया सिर्फ ये वाला बताया है। ठीक, इतनी एरर है इसमें, ये वाला एरिया हमने पूरी तरीके से छोड़ दिया है ना। अब देखो मैं क्या करूं, तुमने कहा कि नहीं ये आंसर गलत है, तो मैंने कहा अच्छा चलो दूसरा तरीका ट्राई करते हैं। और दूसरा तरीका क्या है मेरा, मैंने क्या किया, मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक, इक्वल चाहे नहीं हो, और इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगा दिया और इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगा दिया। ठीक, और ये एरिया और ये एरिया बताया। ठीक, मैंने कहा कि यही ग्राफ का एरिया है। तुम अभी भी कहोगे एरर है, क्योंकि मैंने ये वाला एरिया और ये वाला एरिया काउंट नहीं किया इसमें। तो ठीक है, अब देखो लेकिन इसमें इस बार पिछली बार से एरर थोड़ी कम है, क्योंकि पिछली बार हमने सिर्फ यहाँ तक का ही एरिया लिया था, यहाँ तक ये लाइन का, ये वाला एरिया नहीं लिया था। लेकिन इस बार हमने ये वाला इतना पार्ट भी ले लिया है, तो ये वाला एरिया मतलब इतनी एरर उसमें कम हो गई है, तो अब थोड़ी एरर कम है। ठीक, यानी हमारा आंसर अब क्लोज हो रहा है। ठीक, जो करेक्ट आंसर है। फिर मैं क्या करूं, तुमने कहा कि अभी भी गलत है, तो मैंने सोचा कि अगर ऐसा करने से, इसको डिवाइड करने से एरर कम हो रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा और डिवाइड कर देता हूं। मैं क्या करूंगा, ये ग्राफ है, जैसे एक पोर्शन यहां कर दूं, एक पोर्शन यहां, तो क्या हो जाएगा, ये एरिया मिल गया, ये एरिया मिल गया और ये एरिया मिल गया। तीन रेक्टेंगल है, इन तीनों का एरिया मैं जोड़ के बता दूं और ये कहूं कि ग्राफ का एरिया है, तो अभी भी ये और ये एरर उसमें बरकरार है। ठीक, इतनी एरर अभी भी है, लेकिन इस बार पिछली बार से एरर थोड़ी कम है, क्योंकि पिछली बार हमने ये वाला एरिया छोड़ दिया था, सिर्फ यहीं तक का ऐड किया था ना, ये वाला थोड़ा कम हो गया। ठीक, तो अब मैं क्या करूं, मैं देख रहा हूं कि मैं जितने इसके पार्ट्स करूंगा, ठीक, मैं इसके जितने पीसेस कर रहा हूं उतनी एरर इसमें कम होती जा रही है, यानी उतना मेरा आंसर सही की तरफ होता जा रहा है। तो मैं क्या करूं, मैंने सोचा कि मैं इसके बहुत सारे टुकड़े कर देता हूं ऐसे। जैसे ये सपोज ये ग्राफ था, ये यहां से निकालना है यहां तक का एरिया, तुमने क्या किया, एक ये टुकड़ा कर दिया, एक ये टुकड़ा कर दिया, एक ये टुकड़ा कर दिया, एक ये। ठीक, ऐसे इनफाइनाइट पीसेस कर दिए। ठीक, जरूरी नहीं है पीसेस कितने हैं, ये इतने छोटे हैं कि इनफाइनाइट पीसेस इसमें कर दिए मैंने। ठीक, चलो यहीं तक छोड़ दो ग्राफ, यहां तक। ठीक, ये इनफाइनाइट पीसेस मैंने कर दिए, बहुत छोटे छोटे, इनको एज्यूम करो। अब देखो अगर ये बहुत छोटे हैं तो हमें ये वाली लाइन सीधी ही दिखेगी। ठीक, इसका एक छोटा सा पीस लेके इसको जूम करके देखो तो ऐसा दिखेगा।
लगभग टेढ़ा। अब कहोगे सर सीधा दिख रहा है तो नहीं ना, तो यानी आंसर सही दिखेगा, होगा तो नहीं, ठीक, यानी आंसर में कुछ ना कुछ एरर होगी। पर ये तो इसके कारण है ना कि हमने सिर्फ इतने मतलब इतना, ये काफी ज्यादा पार्ट है ये, ठीक, ये काफी ज्यादा इसकी चौड़ाई है। मैंने क्या किया कि इतना थिन कि इनफाइनाइट पार्ट्स इसमें आ जाएंगे, ठीक, तो एक्चुअली में ये बहुत ही ज्यादा पतला है। चलो तुम कह रहे हो थोड़ा सा और ऊंचा दिख रहा था उसमें, तो थोड़ा सा और ऊंचा कर देते हैं। इसके भी इतने टुकड़े कर दो कि ये बिल्कुल सीधा दिखे, ठीक। अगर किसी सर्कुलर चीज के बहुत छोटे छोटे पीसेस कर दोगे तो वो लगभग सीधी दिखेगी, ठीक। ये तो पूरा सर्कल है भी नहीं, जैसे ये अगर सर्कल है और आप इसका बहुत छोटा सा पोर्शन देखो, इसको जूम करो, स्ट्रेट ही दिखेगा ना, ठीक। तो ये तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको इनफाइनाइट पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। हर पार्ट की ये जो चौड़ाई है वो मैंने बताया था x का बहुत छोटा सा पार्ट यानी कि dx, ठीक। तो इस पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा dA, यानी d यानी डिफरेंशियल एरिया, ठीक, डिफरेंशियल एरिया यानी कि बहुत छोटा सा एरिया, वो कितना हो जाएगा y dx। y dx कैसे भाई, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड, तो इसकी लेंथ यहाँ पर हाइट है y, ठीक, इस पॉइंट पर जो भी y होगा वो निकाल लेंगे, तो ये एरिया आ गया dA इक्वल टू y dx। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये पूरा ग्राफ का एरिया चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, मतलब ये सारे एरियाज जोड़ के ये टोटल एरिया निकलेगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि A इक्वल टू इंटीग्रेशन dA, ठीक, बहुत सारे एरियाज छोटे छोटे एरिया को जोड़ के बड़ा एरिया निकलेगा, पूरा एरिया। dA की वैल्यू y dx, ठीक। तो जैसे डिफरेंशिएशन ये बताता था कि किसी ग्राफ का स्लोप कितना है, ढाल कितनी है, इंटीग्रेशन ये बताएगा कि किसी ग्राफ का एरिया कितना है, किसी ग्राफ और एक्स के बीच। अच्छा, हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक, वो डिपेंड, वो मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक, आंसर सेम ही आता है, पर मेनली फिजिक्स में हमारे लिए यही यूज आएगा, ये बहुत ही रेयर, शायद ही कभी यूज भी पड़े, ठीक। तो डिफरेंशिएशन क्या बताता है, ग्राफ का स्लोप, इंटीग्रेशन बताता है ग्राफ का एरिया, ठीक। इसको आप एकदम वो कर लो, आत्मसात कर लो, ठीक है। इसमें एक चीज बतानी है, जैसे एक फॉर एग्जाम्पल, एक और चीज बता दूं, अगर a का डिफरेंशिएशन b होता है तो b का इंटीग्रेशन a होगा, ठीक, सीधे सीधे रिवर्स रूल, ठीक है, तो इसको याद रखना। अब इसका एक फिजिकल यूज देखो, इस ग्राफ का थोड़ा इधर कर लो, इधर लाइट पड़ रही होगी, मान लो ये टाइम है और ये वेलोसिटी, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, ये हाँ, अरे ये ग्राफ है, ठीक है। तो अगर इसका कहीं पर भी हम स्लोप निकालेंगे तो हमें मिलेगा dv बाई dt, और हम जानते हैं कि dv बाई dt एक्सेलरेशन के बराबर होता है, मतलब वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होता है उसका अगर हम स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा हमें, ठीक, उसकी वैल्यू एक्सेलरेशन के बराबर होती है। अगर हम वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो हमें मिलेगा डिस्टेंस, या सॉरी डिस्प्लेसमेंट, ठीक, यानी अगर कभी बार v और t का ग्राफ दिया हो, तुमसे पूछा हो कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो सीधे सीधे ग्राफ का एरिया निकाल देना या इंटीग्रेट कर देना, ठीक। तो इस पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, पर उससे पहले कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं और एक बार इसकी वेरिफिकेशन देख लेते हैं कि सही में एरिया आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो कुछ हम लोग फॉर्मूले देख लेते हैं इसमें। ये देखो फॉर्मूले, जैसे x रेज टू n,
एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक, ये सब कांस्टेंट, ये सी यानी सी स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट यानी कोई नंबर। ठीक, ये इसमें क्यों आया है इसके इंटीग्रेशन में? देखो मैंने ये बताया कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, यानी कि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस अपनी जगह पे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स और प्लस सी का जीरो होगा ना, तो हमें एक कांस्टेंट अपनी तरफ से लगा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ चाहे जो कांस्टेंट हो डिफरेंशिएशन यही रहेगा। तो हमें पता नहीं है कि क्या कांस्टेंट है, कोई है भी कि नहीं। ठीक, तो इसके लिए हमें वहां पे लिख देना होगा उसको। खैर, तो ये हो गया। अब cos x का इंटीग्रेशन sin x, tan x का log sec x, cot x का log sin x। ठीक, इस टाइप से फिर दो तीन और हैं फॉर्मूले इसमें। फॉर जैसे e की पावर x का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वही रहता है तो इंटीग्रेशन भी वही रहता है। ठीक, फिर log x dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस log x, नहीं यार x ऑफ 1 प्लस लॉग x, शायद यही होता है, यही होता है शायद। डिफरेंशिएट करके देख लो, x प्लस एक्स लॉग x होगा ये, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा x बाई एक्स प्लस लॉग x और x माइनस होगा तब, नहीं यार एक मिनट, इसका होता है x ऑफ log x माइनस 1 प्लस सी। ठीक, फिर अगर कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, कोई कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन है तो उसका इंटीग्रेशन होगा सी एक्स प्लस के, मतलब कोई दूसरा कांस्टेंट। फिर अगर कभी एफ एक्स प्लस जी एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो ये ब्रेक हो जाता है, या प्लस हो या माइनस, ये ब्रेक कैसे हो जाता है, एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स। ठीक, अब अगर कोई तुमसे पूछे कि एक्स स्क्वायर कितना होगा तो ये होगा मीनिंगलेस। ठीक, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। क्यों नहीं है भाई, यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं दिया। ठीक, डी करके कोई वेरिएबल ऐसे ऐसे होना चाहिए यहाँ पर। ठीक, क्योंकि डी एक्स ये बताता है कि हम इंटीग्रेशन कर किसके रेस्पेक्ट में रहे हैं, मतलब किसके हम छोटे छोटे पार्ट्स जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है कि किसकी तरफ के जोड़ने हैं। ठीक, तो ये मीनिंगलेस है। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स होता तब इसकी मीनिंग होती। ठीक, एक एग्जाम्पल इसी को देख लेते हैं कैसे इंटीग्रेट होगा, क्या है। एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते, जैसे लिखा है x की पावर 6 का इंटीग्रेशन कितना होगा, फॉर्मूला क्या है, x की पावर n dx का x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, पावर देखो अगर n है तो यहाँ n प्लस 1 यानी एक बढ़ जाएगी अपॉन 7 प्लस c। अच्छा, एक और चीज, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, याद रखना ये भी फॉर्मूला है। ठीक, तो ये हो गया। एक का और क्वेश्चन देख लो, छोटे मोटे, जैसे दिया है x की पावर 6 माइनस 5 साइन x प्लस 3x स्क्वायर कर दो इसको प्लस 7, इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या आएगा, 3 का तो होगा नहीं, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। ठीक, पावर एक बढ़ जाएगी और वही नंबर नीचे आ जाएगा। माइनस 5 का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस आएगा वो इसको प्लस कर देगा। कांस्टेंट के आगे एक्स लगा दो, खत्म, 3 से 3 कट गया। और प्लस सी। ठीक,
ये आंसर है, इस टाइप से। ठीक, अब मैं बताता हूँ डेफिनेट इंटीग्रल का क्या मतलब होता है। ये देखो डेफिनेट इंटीग्रल, ये जैसे सपोज कोई ग्राफ है, ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन हमको सिर्फ पूछा है कि आप यहाँ से लेके बस यहीं तक इंटीग्रेट करो। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करने का मतलब यही होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इस बाउंड्री में ग्राफ का एरिया कितना है। ठीक, ये तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इसकी। मैथमेटिकल तो ये होगा डेफिनेट इंटीग्रल, मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक, जब क्लियर रहे कहाँ से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। तो ये हुई ज्योमेट्रिकल मीनिंग। मैथमेटिकल मीनिंग क्या होगी इसकी, डेफिनेट इंटीग्रल, इस एरिया को नाम दे देते हैं हम A1। तो A1 होगा y dx, ठीक, y dx a से b, ऐसे लिमिट्स रखते हैं। इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। y की जगह fx dx a से b, ठीक, लोअर लिमिट अपर लिमिट। उसके बाद मान लो हमने इंटीग्रेट कर दिया इसको, और fx को इंटीग्रेट करके हमें मिला कैपिटल fx प्लस, जब यहाँ पर लिमिट्स दी रही होंगी तो यहाँ पर हमें अपनी तरफ से कोई कांस्टेंट नहीं लगाना है। ठीक, जैसे अभी मैंने बताया था ना, अगर ऐसे करके दिया हो तो हम इसका इंटीग्रेशन बताएंगे माइनस कॉस एक्स प्लस सी, यानी ये कांस्टेंट हमें अपनी तरफ से लगा देना है जब यहाँ लिमिट्स नहीं दी हों। अगर यहाँ पर लिमिट्स लिखी होंगी तो ये कांस्टेंट नहीं लगा जाएगा। ठीक, तो ये रूल है। तो मान लो हमें मिल गया fx, अब हम इसको ऐसे लिखते हैं a से b, या सिर्फ ऐसे भी लिखेंगे चलेगा, पर ऐसे लिख दो, अच्छा लगता है। उसके बाद लिमिट्स रखते कैसे हैं, सबसे पहले अपर लिमिट रखी जाती है x की जगह पर f ऑफ b, फिर साइन माइनस का लगाया जाता है, फिर लोअर लिमिट रखी जाती है a की जगह पर, और जो भी आंसर आता है वो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का एरिया होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस पे देखो तब ये क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, एक वेरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन है, मतलब इंटीग्रेशन और एरिया सेम आता है, इसके वेरिफिकेशन के लिए हम चेक कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन सही में एरिया भी बताता है कि नहीं। तो देखो सबसे पहले इसको ग्राफ को बनाओ, तो ग्राफ ये बनेगा एक्स वाई, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और इसको कैसे बनाते हैं ये जो लीनियर इक्वेशंस पढ़े हैं उससे बना लेंगे। कैसे बनाते हैं इसको भाई, एक बार x 0 रख दो, पुट x इक्वल टू 0, अगर x 0 रख देंगे तो y आ जाएगा 5। ठीक, तो एक पॉइंट हो गया हमारे पास 0,5, यहाँ पर कहीं ये 0,5, 4 3 2 1। ठीक, फिर पुट y0, एक बार y0 रख देते हैं, तो y0 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस 5/2, यानी ये पॉइंट यहाँ 1 2 और ये माइनस 5/2, 0 ये वाला। ठीक, तो लाइन कैसी है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ये लाइन है, और हमें निकालना है 2 से 5 तक। बहुत खराब हो गया है 2 से 5 तक कैसे बनेगी, ये तो बहुत दूर चली जाएगी 5 तक। चलो छोड़ो, बनाते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना कि कहाँ से कहाँ तक थी, बता देते हैं। ये लाइन 2 से 5 तक ना, तो ये मान लो है कहीं, ये x इक्वल टू 2 है, और ये मान लो x इक्वल टू 5 है। देखो इसका एरिया निकालना है, तो ये एक ट्रेपेजियम है, सीधे सीधे ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो इसका नाम लिख देते हैं ABCD। तो पैरेलल साइड्स का सम यानी AB प्लस CD इंटू डिस्टेंस उनकी AD। ठीक, एरिया
एरिया कितना आ जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखो ए से बी कितना है, ए से बी कितना है ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ग्राफ था y इक्वल टू 2x प्लस 5, इसमें x इक्वल टू 2 रख दो, तो y आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 5 यानी कि 9, हाफ 9 प्लस। ठीक, अब c से d कितना है वो निकालने के लिए, ये 5 पर है तो x इक्वल टू 5 रख दो, 2 5 प्लस 5 कितना आ गया 15। और a से d कितना है 2 से 5 यानी कि 3, तो हाफ 24 इंटू 3 यानी 36 स्क्वायर यूनिट्स। ये ग्राफिकली एरिया आया। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट करके चेक करते हैं कि यही आता है कि नहीं, आएगा कि नहीं। ठीक, याद रखना 36 आया था, इंटीग्रेट करके निकालेंगे। जैसे y इक्वल टू आएगा 2x प्लस 5 एरिया था, इंटीग्रेट करके निकाला तो लिखेंगे एरिया y dx, कहाँ से कहाँ तक 2 से 5, तो 2x प्लस 5 y की जगह पर ये रख देंगे dx 2 से 5, इंटीग्रेट करो 2 का तो होगा नहीं, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। ठीक, इसकी पावर 1 है, पावर बढ़ जाएगी तो 2 हो जाएगी और वही नंबर नीचे, प्लस 5 का 5x 2 से 5, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा x स्क्वायर प्लस 5x 2 से 5। ठीक, अपर लिमिट रख दो यानी 5 रख दो, यहाँ करते हैं 5 रख दो x की जगह पर, तो 5 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 माइनस 2 रख दो, 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2। ठीक, सिर्फ x की जगह पर, x की जगह पर 2 और x की जगह पर ही 5, कितना है 25 प्लस 25 माइनस 4 प्लस 10, 50 माइनस 14, ठीक 36 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये ठीक, यानी कि इंटीग्रेट करके निकालो चाहे जैसे निकालो, एरिया आंसर सेम आता है। ठीक, एरिया ग्राफ का। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये तो बहुत सिंपल था, आप इसको मतलब इसको चेक कर सकते हो ट्रेपेजियम बना के। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन है, इस ग्राफ का एरिया निकालना है 2 से लेकर 10 तक। तो सबसे पहले इस ग्राफ का एरिया देख लेते हैं। तो क्लास 10th में पढ़ा है आपने कि ये एक पैराबोला बनेगा। ठीक, और कैसा पैराबोला, ये ऐसा x इक्वल टू 1 और 2, और ये पैराबोला ऐसा बनेगा कुछ। ठीक, ये बनता कैसे है, कैसे स्केच होता है, ये जब बताऊंगा तब बताऊंगा। अभी के लिए ये जान लो कि पैराबोला ऐसा बनेगा। ठीक, और ये बिल्कुल मतलब सीधा भी नहीं रहता और ऐसे कर्व्ड भी नहीं रहता। ठीक, ऐसा कुछ अजीब टाइप का एक ग्राफ होता है इसका, ऐसा। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता, कुछ ऐसे रहता है। ठीक, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। और ऊपर से हमें 2 से लेके 10 तक इसका निकालना है एरिया, ये वाला एरिया। ठीक, एक ऐसे कर्व का एरिया निकालना है 2 से लेके 10 तक। सीधा कर्व रखते हैं इसको, ये एक मिनट, इसको कर्व ही बनाएंगे। 1 2 मान लो यहाँ 10। ठीक, तो इसका एरिया हम सीधे सीधे तो किसी मेथड से नहीं निकाल सकते, तो फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कर दो, a इक्वल टू वाई डी एक्स। ठीक, यानी कि एरिया कितना आ जाएगा, सीधे लिख दो y यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका dx 2 से 10 कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x 2 से 10, एक बार 10 रख दो और एक बार 2, तो कैसे होगा, ये 10 रख दो x की जगह,
जगह पर 10 माइनस x की जगह पर 2। ठीक है, इसको इवेलुएट कर लो, यही जो होगा एरिया होगा इस ग्राफ का। ठीक, अब इसके फिजिकल यूजेस क्या है, वेलोसिटी और टाइम की अगर इक्वेशन दी हो, जैसे v इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4 इस टाइप से कुछ दी हो, तुमसे पूछा हो डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो डिस्प्लेसमेंट होता है v dt। ठीक, s इक्वल टू v dt, मतलब इसके यूजेस कैसे हैं। ठीक, तो ये इससे ग्राफ का एरिया निकल जाएगा। अब देखते हैं इसके यूजेस। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसकी एप्लीकेशन सबसे अच्छी तो यही आपने देखी कि आप इससे किसी भी टेढ़े मेढ़े ग्राफ का एरिया निकाल सकते हो। ठीक, वो चाहे जैसा हो, उसका फॉर्मूला पता हो चाहे नहीं हो, सिर्फ इंटीग्रेशन करना है और एरिया मिल जाएगा। नेक्स्ट यूजेस ये हैं फिजिकल क्वांटिटीज के रिलेशंस। एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ का एरिया वेलोसिटी बताता है, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता है, फोर्स और टाइम के ग्राफ का एरिया वर्क डन बताता है। ठीक, तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चंस है वो भी आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये मैथमेटिकल फिजिक्स खत्म हो चुका है, अब हमें पढ़ना है लॉग की थ्योरी। ठीक, वो मैथ्स में। ठीक, तो आगे की जो 1-2 नेक्स्ट वीडियोज होंगी वो पूरी तरह लॉग पर बेस्ड होंगी। लॉग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कि उस कैसे सॉल्व होते हैं। लॉग पहले था सिलेबस में, अब हटा दिया गया है। ठीक, तो उसको ऐसे ही एक्सटर्नली पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।